हेलो। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर टेक्नो में स्वागत है। जो भी स्टूडेंट अभी 11th से 12th में गए हैं तो उनके लिए एक सूचना है कि 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस काफ़ी अलग है। तो आप 12th को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए आपको सिर्फ बेसिक से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ गहराई भी पढ़ना पड़ेगा। और हर एक सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं या फिर बताते भी हैं कि मेरा कोई भी क्लास स्टार्ट होगा तो क्लास स्टार्ट होने के पहला दिन आप क्लास अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि अगर पहला दिन ही बेसिक बताया जाता है और पहला दिन आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आगे आपको समझने में परेशानी आएगी। तो आज हम बता दें कि सबसे पहले फिजिक्स का पहला चैप्टर है 12th का स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत में आपको पहला चैप्टर स्थिर वैद्युत का पहला पार्ट है विद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र। तो विद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक किससे कहते हैं, इलेक्ट्रिक उत्पन्न कैसे हुआ, तो ये सारी जानकारी हम पहले इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलिए तो आज पढ़ते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में विद्युत किसे कहते हैं, तो विद्युत क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। विद्युत एक ऊर्जा का रूप है, यानी कि विद्युत से एक प्रकार का ऊर्जा है, जैसे प्रकाश से एक प्रकार का ऊर्जा होता है, उसी तरह से विद्युत भी एक प्रकार का ऊर्जा है। अब हम लोग विज्ञान फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में जितने भी प्राकृतिक घटनाओं है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो विद्युत का खोज एक वैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इनका यह एक प्रकार का प्राकृतिक घटना है और फिजिक्स के अंदर प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ा रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि पतंग उड़ाने के क्रम में पतंग उड़ा रहे थे, तो पतंग अधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण और मौसम खराब होने के कारण, तो जब आकाश में मौसम खराब हो जाता है तो बिजली कड़कती है। तो वही बिजली जब कड़कती है, जब विद्युत का खोज नहीं हुआ था तो उस समय माना जाता था कि वो जो बिजली कड़कती है वो एक प्रकार का लाइट होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब पतंग उड़ा रहे थे तो मौसम खराब होने के कारण बिजली कड़का। अब उस बिजली से इनको जो रस्सी था, धागा था, उस धागा में इनको मतलब करंट का अनुभव हुआ, विद्युत का अनुभव हुआ। तो इन्होंने ये बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि जो प्रकाश, हम जिसे प्रकाश कहते हैं, बारिश के समय या फिर बारिश से पहले या फिर बारिश के थोड़ा समय बाद जो प्रकाश दिखाई देता है वो वास्तव में प्रकाश नहीं, वह क्या है, विद्युत होता है। तो इन्होंने क्या किया कि जब पतंग उड़ा रहे थे, मौसम खराब होने के कारण बिजली कड़का और इनके पतंग के सहारे, रस्सी के सहारे इनको झटका लगा थोड़ा। तो ये बताए कि जो प्रकाश निकलता है और रियल में प्रकाश नहीं, एक प्रकार का ऊर्जा होता है। अब इसके बाद कंडीशन आया कि जो प्रकाश निकलता है, जो ऊर्जा वहां से निकलता है, जो विद्युत निकलता है, वो उत्पन्न कैसे होता है, आता कैसे है। तो जैसे उन्होंने बताया कि जो बादल आकाश में छाए रहते हैं, तो बादल जब आपस में टकराते हैं तो टकराने के कारण वहां पे विद्युत उत्पन्न होता है। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो यह एक प्रकार का प्रयोग है। और इस प्रयोग को पता करने के लिए प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया गया। तो प्रयोग क्या था कि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए। जब बादल आपस में टकराता है तो घर्षण होता है, तो उसको प्रयोग में लाने के लिए, प्रयोगशाला में दिखाने के लिए कांच का एक छड़ लिया गया।
कांच का छड़ लिया गया और कांच के छड़ को बिल्ली के खाल पे या फिर ऊपर वाला जो बाल होता है बिल्ली का उस पे घर्षण कराया गया, रगड़ा गया और रगड़ने के बाद कांच को किसी रस्सी के सहारे लटका दिया गया और एक और कांच का छड़ लिया गया, उसको भी किसी रस्सी के सहारे लटका दिया गया। ठीक है। अब ऐसा मान लिया गया कि जो कांच का छड़ था वो पॉजिटिव चार्ज का है। मान लिया गया कि क्या था, पॉजिटिव चार्ज का था। और जब दोनों कांच को बिल्ली के खाल पर रगड़ के और स्वतंत्रता पूर्वक रस्सी के सहारे लटका दिया गया। अब जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज का था तो दोनों के बीच क्या होने लगा, प्रतिकर्षण होने लगा। दोनों के बीच प्रतिकर्षण होने लगा, एक दूसरे को धक्का देने लगे। ठीक है। और यहाँ से धक्का प्रतिकर्षण का कहना उचित इसलिए यहाँ होगा क्योंकि जब विद्युत का खोज नहीं हुआ था उससे बहुत पहले ही चुंबक का खोज हो चुका था। तो इसलिए हम वैज्ञानिक लोग जो भी थे वो जानते थे कि प्रतिकर्षण क्या होता है, आकर्षण क्या होता है, कब प्रतिकर्षण होता है, कब विकर्षण होता है। तो ये पहले ही पता चल चुका था। इसलिए जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लिया गया कि पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। कंफर्म नहीं था कि पॉजिटिव ही चार्ज होगा, लेकिन ऐसा मान लिया गया था। उसके बाद दूसरा प्रयोग क्या था, प्रयोग दूसरा में था कि एक कांच का ही छड़ रहेगा और एक एवोनाइट का छड़ रहेगा। एक कांच का छड़ लिया गया और दूसरा एवोनाइट का छड़ लिया गया। तो जैसा कि यहाँ मान लिया गया था कि कांच क्या है, पॉजिटिव चार्ज का है, तो यहाँ भी कांच को पॉजिटिव चार्ज रखा गया, यहाँ भी एवोनाइट को निगेटिव चार्ज मान लिया गया। अब जैसे ही इस तरह का था कि दोनों के बीच आकर्षण स्टार्ट हो गया, अट्रैक्शन हो गया। ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे। तो जब एक दूसरे को खींचता है तो उसको आकर्षण कहते हैं। उसको ये दोनों के बीच आकर्षण होने लगा। ठीक है, दोनों के बीच आकर्षण होने लगा। तो एवोनाइट के छड़ को ऋणात्मक माना गया और कांच के छड़ को धनात्मक माना गया। तो जब दोनों कांच था तो दोनों के बीच जब दोनों कांच का छड़ था यानी कि दोनों पॉजिटिव छड़ था तब आकर्षण होना हुआ। और एक कांच का छड़ और दूसरा एवोनाइट का छड़ था तो ये दोनों के बीच आकर्षण हो गया। जब कांच दोनों सेम चार्ज का था तो प्रतिकर्षण हो गया यानी कि दूसरे को धक्का दिया। और जब कांच और एक एवोनाइट का था यानी कि दोनों अलग अलग चार्ज का था तो उस समय क्या हो गया, आकर्षण हो गया। तो ये पहले ही पता था कि जब दो समान जाति का होगा, जब दोनों समान चार्ज का होगा तो आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, और जब दोनों भिन्न भिन्न चार्ज का होता है तो आकर्षण होता है। ठीक है। तो ये कुछ समय के बाद क्या किया, फेल कर गया। फेल इसलिए कर गया क्योंकि इस समय मान लिया गया था कि कांच है और दोनों पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक है। तो जब दोनों कांच है और पॉजिटिव चार्ज का है तो आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जो कांच है वो पॉजिटिव चार्ज का है। तो इसलिए फिर यह पता किया गया कि आखिर पॉजिटिव चार्ज वास्तव में होगा कि नहीं होगा, या फिर कब पॉजिटिव चार्ज होगा और कब नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो फिर पता किया गया कि जो वस्तु में आवेश होता है उत्पन्न कैसे होगा, कब चार्ज पॉजिटिव होगा और कब चार्ज नेगेटिव होगा। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश
एक भौतिक राशि है जिसे ग्रहण कर लेने पर कोई पदार्थ विध्वंसमय हो जाता है। ठीक है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे ग्रहण कर लेने पर कोई पदार्थ विध्वंसमय हो जाता है। आगे हमको पढ़ना है आवेश उत्पत्ति का कारण, विद्युत आवेश उत्पत्ति का कारण। आगे पढ़ते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या फिर इसी को कहते हैं आवेश उत्पत्ति का कारण। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पतंग वाला कहानी सुने कि उसमें बादल का घर्षण होता है, इसकी वजह से बिजली कड़कती है, या कहें कि आवेश उत्पन्न होता है। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है, जैसे एक वस्तु ये है और दूसरा वस्तु ये है, तो जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है, तो उनके बीच क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु के निर्माण कण से होता है, और कण न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो हर एक कण के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। अणु परमाणु सारे चीज पढ़ चुके हैं। परमाणु होगा, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में पाया जाता है और उसके केंद्र में प्रोटॉन है। किसी भी परमाणु का पूरा भार उसके केंद्र पर निहित होता है। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं को घर्षण कराया जाता है तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो जो बाहरी कक्षा में, बाहरी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, घर्षण के बाद ऊर्जा ग्रहण करने के बाद किसी दूसरे पदार्थ में जिसमें घर्षण कराया जाता है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। एक पदार्थ से निकलते हैं और दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? धनात्मक बोलते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है, यानी कि धन आवेशित हो जाता है। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, यानी कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह ऋण आवेशित हो जाता है। ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे धन आवेशित हो जाता है, धनात्मक चार्ज का हो जाता है। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है। यही है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो बाहरी ऊर्जा प्राप्त करने के बाद किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धन आवेशित हो जाता है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण।
आगे है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण या फिर आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो जैसे हम लोग प्रकाश में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। तो आवेश का क्वांटमीकरण में भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इससे फॉर्मूला निकलता है Q बराबर N, ठीक है। और Q को क्या बोलते हैं, जहां Q बराबर कुल आवेश, Q बराबर कुल आवेश, N क्या है, पूर्णांक संख्या है, N पूर्णांक यानी कि +-1 +-2 +-3, इस तरह से पूर्णांक संख्या है। और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो Q को क्या बोलेंगे, कुल आवेश, N को पूर्णांक, और पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। E है किसी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको आवेश का क्वांटमीकरण को परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे, आवेश के क्वांटमीकरण का परिभाषा है, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब है कि आवेश कभी भी पॉइंट के रूप में नहीं जा सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से, एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कभी भी दशमलव के रूप में नहीं जा सकता है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पूर्ण रूप से जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन इस रूप से नहीं जा सकता है। तो परिभाषा है आवेश का क्वांटमीकरण का, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस पे छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है 1 नंबर का, कि किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो तो उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, किसी पदार्थ पर अगर 1 कूलम आवेश है तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो इसको सोल्व कर लीजिए। एक कूलम आवेश है, फॉर्मूला आपका होता है Q बराबर N। आवेशों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, N बराबर Q/E, और Q का वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं 1, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर इसको आप हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका आंसर प्राप्त होगा 6.25 × 10⁻18, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश उपस्थित हो तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 6.25 × 10⁻80, ठीक है। यानी कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18 पाया जाता है, ठीक है।